मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को जो डेवलप करना या विकसित करने का जो श्रेय है वो गया था हमारे प्रोफेसर J.R. हिक्स को, और दूसरे थे हमारे R.G.D. एलन को। यानी कि इन दोनों प्रोफेसर ने, इकोनॉमिस्ट ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। राइट, ये दोनों ही जो अर्थशास्त्री थे या हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, इन दोनों ने एक अप्रोच को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था, जिसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण। इस पे पूरा ऑर्डिनरी अप्रोच का मतलब हो गया कि हम लोग वस्तुओं को जो उपयोगिता मिलती है हमें किसी वस्तु या सेवा से, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, उसकी उपयोगिता को हम सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। तो ऐसा प्रोफेसर हिक्स और एलन ने कहा था। ये जो ऑर्डिनरी अप्रोच था उसी के ही आधार पर एक उदासीनता वक्र का कह सकते हैं विकसित हुआ, या उदासीनता वक्र का जो मांग के सिद्धांत के साथ जो विकसित करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर हिक्स और एलन को गया। बात करते हैं इसकी मीनिंग की। प्रोफेसर हिक्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच पर आधारित उदासीनता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों यानी कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। यानी प्रोफेसर हिक्स का जो ऑर्डिनरी अप्रोच था, जो कि हमने पढ़ रखा है, उसके क्रमवाचक दृष्टिकोण पर यह उदासीनता वक्र डिपेंड करता है। उदासीनता वक्र क्या है? दो वस्तुओं के बिल्कुल संयोगों को, यानी कि दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ये आपको कह सकते हैं प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है आपको? यानी प्रोफेसर हिक्स ने क्या कहा कि क्रमवाचक दृष्टिकोण पे उदासीनता वक्र निर्भर करता है, और तथा ये उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी जो भी कॉम्बिनेशंस होगा उससे इक्वल सेटिस्फेक्शन, एक लेवल का सेटिस्फेक्शन उस उपभोक्ता को मिलेगा। बात करते हैं तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलने के कारण इसे समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि समान संतुष्टि वक्र यानी इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। तो इसकी मीनिंग से हमें ये क्लियर होता है कि जब भी एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का सहयोग करता है, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कॉम्बिनेशन करता है, तो उसे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो एक जैसा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी एक समान सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन जो ली है वो है J.K. इंथम की। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि यह मात्रा के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग लॉकस है जिनके बीच व्यक्ति उदासीन रहता है, इसीलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे किनके संयोगों की कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है? दो कमोडिटीज़ की, दो वस्तुओं की संयोगों की बात की जा रही है, जिनके बीच में व्यक्ति उदासीन रहता है। क्यों उदासीन रहता है? क्योंकि उन दोनों वस्तुओं के जो विभिन्न सहयोग हैं उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, वो एक जैसा रहता है। तो वो ये रहता है कि मैं कौन सा कह सकते हैं पॉइंट या कौन से कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करूं। यानी कि कहते हैं एक जैसा समान, यानी लॉजिकल, या कह सकते हैं ऑर्डरिंग, यानी मैं कैसे ऑर्डर को एडजस्ट करूं, कौन से ग्रेड दूं, क्योंकि सभी पॉइंट में उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। राइट, तो उदासीनता वक्र की अगर हम एक लाइन में बात करें तो उदासीनता वक्र वह वक्र होता है जहाँ पे एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न सहयोग करता है, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है, जो संतुष्टि होती है, विभिन्न जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उनसे वो एक ही संतुष्टि या एक समान संतुष्टि उसको मिलती है। चाहे वो कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब है वो कॉम्बिनेशन ABCD अगर उसने रखा है अपने कॉम्बिनेशन का नाम, तो वो हर एक कॉम्बिनेशन पे उदासीन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे कौन से कॉम्बिनेशन को लेना है, क्योंकि सबका जो लेवल होगा सेटिस्फेक्शन का वो एक जैसा होगा। राइट, तो ये था हमारे इस उदासीनता वक्र का अर्थ और उसकी डेफिनेशन।
आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी एजम्पशन यानी कि मान्यताएं। यानी कि जो एजम्पशन आप जानते हैं, कोई भी सिद्धांत या थ्योरी जब हम स्टडी करते हैं तो उसके साथ में हमें पहले उसकी एजम्पशन भी देखनी होती है। जब तक हम एजम्पशन को रीड नहीं करेंगे तब हम नहीं कह सकते कि ये सिद्धांत प्रूफ होगा कि नहीं। तो फर्स्ट इसकी है वस्तुओं का समरूप और विभाज्य होना। यानी कि क्या कहना है कि जितनी भी वस्तुएं रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेगी, होमोजेनियस एंड डिविजिबल कमोडिटीज़ रहेगी। यानी कि क्या कह सकते हैं कि एक जैसी सारी वस्तुएं, चाहे वो साइज, आकार या किसी में भी ले लें, वो समरूप रहेगी, होमोजेनियस गुड्स की बात कर रहा है, राइट। और दूसरा वो कह रहा है विभाजनीय यानी कि डिविजिबल, कि सारी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला इंडिफरेंस कर्व को एजम्पशन क्या होगी कि वस्तुओं का एक तो समरूप होना चाहिए, होमोजेनियस गुड्स होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है डिविजिबल, यानी सारी वस्तुएं क्या हो सकती है, उनको हम छोटे छोटे भागों में विभाजन करना संभव होता है, राइट। बात करते हैं उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, यानी कि रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। रैशनल बिहेवियर का क्या मतलब हो गया कि उपभोक्ता जो भी कंज्यूमर है वो एक बहुत ज़्यादा विवेकशील प्राणी है, यानी कि उसे पता है कि सीमित साधनों की सहायता से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाती है। यानी कि वो अपने इतने सारे कॉम्बिनेशंस होगा, अनेक बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो बनाएगा और वो उन्हीं कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कहने का मतलब है इस सिद्धांत में, या हम कह सकते हैं इस इंडिफरेंस कर्व में जो कंज्यूमर रहेगा वो रैशनल बिहेवियर का रहेगा। उसे पता है लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड रिसोर्सेज से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे प्राप्त करना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे क्या कहते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण, यानी कि ऑर्डिनरी अप्रोच। ऑर्डिनरी जो अप्रोच होगा उसमें आपको पता है कि हम लोग यूटिलिटी उपयोगिता का है वो नंबर नहीं दे सकते, हम लोग क्या करते हैं उसका क्रम देते हैं, ठीक है, उसको सीरीज़ या रैंक में हम लोग उसको नाम देते हैं। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या हो गया कि ये नियम ये मानता है कि उपयोगिता का माप नहीं किया जा सकता, लेकिन उपभोक्ता विभिन्न सहयोगों का संतुष्टि के लिए उसको एक क्रम प्रदान कर देता है, एक सीरीज़ या एक रैंक दे देता है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ ये एक मेंटली या मानसिक वृत्ति है जिसको मापना असंभव है, क्योंकि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते। इसीलिए इसे क्या माना है, इसे माना है कि ये सिर्फ और क्या है, एक फियोना हम कह सकते हैं कि जो उपयोगिता है वो सिर्फ एक मेंटल हम लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं ये चीज़ ज़्यादा बेटर है या वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी कि क्या कह सकते हैं इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो सिद्धांत है या ये जो वक्र है इसमें ये बताया गया है कि यदि एक उपभोक्ता किसी भी एक वस्तु, यानी कि अगर वो दो कमोडिटीज़ ले रहा है, यानी कि वो अगर एप्पल और वो बनाना में अगर वो कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो बनाना और एप्पल का दो वस्तुओं को सेलेक्ट किया है, तो वो क्या करेगा, अगर एक एप्पल की अगर क्वांटिटी को बढ़ाएगा तो दूसरी जो बनाना की जो यूनिट रहेगी उसे कम करना होगा। लेकिन उसे कम करते समय हम कह सकते हैं उसे कोई भी दर्द नहीं होगा, कोई भी त्याग करेगा वो, यानी बनाना की क्वांटिटी को जब वो कम करेगा तो उसे कोई भी इतना सेक्रीफाइस कह सकते हैं उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी एप्पल की यूनिट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रतिस्थापन आपकी सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो ये बताती है कि एक उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि करता जाता है तो प्रत्येक जो दूसरी इकाई है दूसरी वस्तु की, उसकी मात्रा का उसे त्याग करने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाने पर अगर वो बनाने की कुछ यूनिट को उसे छोड़ना पड़ रहा है या उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो वो इसके लिए रेडी रहता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, एक जैसा रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बाजार का ज्ञान, यानी नॉलेज किसकी होनी चाहिए, ऑफ मार्केट की, नॉलेज ऑफ मार्केट। अर्थशास्त्र के इस नियम से ये बिल्कुल क्लियर होता है, ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता को जो होता है, कंज्यूमर होता है, उसे होल ऑफ मार्केट का ज्ञान होता है, पूरे बाजार की जानकारी होती है। उसे ये पता होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ और कौन सा उसका प्राइस रहेगा, यानी उसे पता रहता है किस मार्केट में कौन सी वस्तु मिल रही है और उसका प्राइस क्या रहेगा। इसीलिए वह क्रम करते समय वस्तुओं के विभिन्न सहयोगों को खरीद
करने का निर्णय ले सकता है। यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसे पूरे मार्केट का नॉलेज रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो कमोडिटीज़ को या वस्तुओं को रैंक प्रोवाइड करता है, यानी कि उसे पूरे बाजार का ज्ञान रहेगा। बात करते हैं दुर्बल क्रमबद्धता की, यानी कि हम बात कर रहे हैं वीक ऑर्डिनरी की। देखिए, इस मान्यता में ये उपभोक्ता दो सहयोगों के बीच में क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, किंतु प्राप्त सहयोगों में से एक सहयोग को अन्य की तुलना में वरीयता प्रकट करके नहीं चुन सकता। यानी कि उसे पता है कि सारे के सारे में जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें इक्वल सेटिस्फेक्शन है मिल रहा है, तो वो उसमें वो ये नहीं कह सकता कि इसको प्रेफरेंस दिया जाए, उसमें प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि उसका जो लेवल रहता है सेटिस्फेक्शन का वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा एक जैसा रहता है। इसीलिए वो कहता है कि कौन सी रैंक किसको फर्स्ट या किसको सेकंड दी जाए। तो वीक क्या रहता है उसकी, और हम कह सकते हैं उसको रैंक देना बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि सारा का सारा सेटिस्फेक्शन लेवल सारे कॉम्बिनेशन में एक जैसा होता है। बात करते हैं सक्रमकता की मान्यता। मान्यता हमारी क्या है, सक्रमकता की मान्यता, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, एजम्पशन ऑफ टेंजिटिव। यानी कि इस मान्यता में हम कह सकते हैं कि जो टेंजिटिव जो होता है उसके अंतर्गत अगर ऐसी सिचुएशन होती हैं कि उपभोक्ता बहुत कंज्यूमर जो होता है वो डिफरेंट क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है। तो जैसे सपोज दैट हम मानते हैं कि एक ए और बी का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वो ए को सेलेक्ट करता है, राइट, और अगर बी और सी का अगर होता है तो वो बी को सेलेक्ट करता है। लेकिन जब ए और सी का होगा तो जाहिर है वो किसको सेलेक्ट करेगा, ए को सेलेक्ट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिस्थिति में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एक कंज्यूमर जब कॉम्बिनेशन करता है ए और बी का कंपैरिजन, तो वो ए को सेलेक्ट करता है, तथा सहयोग कॉम्बिनेशन बी को सी के कंपैरिजन में सेलेक्ट करता है, राइट। और जब हम आगे बात करें तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल डिक्लेयर है कि ए को ही सेलेक्ट करेगा, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, सी के कंपैरिजन में। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एजम्पशन ऑफ टेंजिटिव, राइट। बात करते हैं दो वस्तुओं के सहयोग का प्रयोग, यानी कि इसमें यूज़ ऑफ टू कमोडिटीज़ कॉम्बिनेशन। इस नियम में कितनी वस्तुओं को मोस्टली चुना जाता है, दो वस्तुओं को। इस नियम के अंतर्गत सरलता के लिए केवल दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण की अवधि में इन दो वस्तुओं की कीमतों और उपभोक्ता की कह सकते हैं प्रेफरेंस, रुचि और आदत में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो दो कमोडिटी इसलिए ली जाती है ताकि उसकी प्राइस होती है या उसका प्रेफरेंस रहता है, उसका हैबिट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए इजी वे के लिए अकॉर्डिंग हम कितनी वस्तुओं का उदासीनता वक्र में यूज़ करेंगे, दो वस्तुओं का, यानी टू कमोडिटीज़ का। बात करते हैं नेक्स्ट की स्वतंत्र प्राथमिकता क्रम, यानी कि इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस। इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस इट मीन्स क्या हो गया कि उपभोक्ता का प्राथमिकता क्रम यानी प्रेफरेंस जो रहता है, रैंक या स्केल, वो बाजार में वस्तुओं की कीमत और उसकी आय से बिल्कुल फ्री रहता है। यानी कि जो उसका प्रेफरेंस रहेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन को जब वो सेलेक्ट करता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसकी जो प्राइस है या इनकम है उससे वो इफ़ेक्ट होगा। दूसरा ये है कि किसी भी प्रकार का जो चेंजेस होता है वो उसके प्रेफरेंस को चेंज नहीं करता है, राइट। और कंज्यूमर जो होता है वो अपने प्रेफरेंस, एक कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस स्केल होता है वो दूसरे कंज्यूमर के इस प्रेफरेंस स्केल को या कह सकते हैं उसके दूसरे के प्रेफरेंस पे जो इफ़ेक्ट है वो भी नहीं डालता। यानी कि वो टोटली जो प्रेफरेंस होता है, जो प्राथमिकता होती है, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो पूरा का पूरा क्या होता है, फ्री होता है। यानी कि लास्ट में अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी उपभोक्ता जो अपना प्रेफरेंस रखता है, वो चाहे मार्केट में वस्तु की कीमत हो, उसकी आय से, या हम कह सकते हैं एक उपभोक्ता का प्राथमिकता क्रम, ठीक है, इन सब से कोई भी उसके प्रेफरेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर एक कंज्यूमर है जो किसी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करता है तो उस पर ये नहीं है कि मार्केट की प्राइस है वो उसको इफ़ेक्ट करेगी या इनकम उसके प्रेफरेंस को चेंज कर देगी, नहीं। यानी कि अगर कोई दूसरा कंज्यूमर है वो किसी दूसरे कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर रहा है तो भी उसके प्रेफरेंस को वो चेंज नहीं करेगी। जो कंज्यूमर ने जो प्रेफरेंस किसी कॉम्बिनेशन को दिया है तो वो उसी को ही रखता है, यानी कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है अपने प्रेफरेंस रैंक को लेकर। उपभोक्ता का संगत व्यवहार, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आपका बिल्कुल कंसिस्टेंट है किसमें, बिहेवियर ऑफ
कंज्यूमर में। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया एक सा व्यवहार रखता है। कंज्यूमर क्या रख रहा है? एक सा व्यवहार रख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यदि ये एक उपभोक्ता है, वो उपभोग के लिए दो सहयोग ए बी में उदासीन है, तो वो सहयोग बी तथा डी में भी उदासीन होगा, तो वह सहयोग ए तथा सी में भी उदासीन ही होगा। यानी उसका व्यवहार जो होता है वो एक जैसा होता है। इसमें क्या होगा कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए और बी में अगर वो कॉम्बिनेशन में उदासीन है, ठीक है, किसको लें वो, तथा बी और कॉम्बिनेशन सी में भी वो क्या रहेगा? उदासीनता उसको है, तो वो सहयोग इस ए और सी में भी क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। यानी उसका एक सा व्यवहार रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी मान्यता थी, इम्पॉर्टेंट 10 इसकी एजम्पशन है जो कि हमने पढ़ी। तो देखिए इनडिफरेंस कर्व का अगर एक सिंपल सी लाइन में अगर हम डिस्कस करें तो इनडिफरेंस क्या है? तो इनडिफरेंस कर्व इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल अप्रोच। किसका ऑर्डिनल अप्रोच? प्रोफेसर हिग्स का जो ऑर्डिनल अप्रोच था उस पर डिपेंड करता है। और ये कितनी कॉमोडिटीज़ को बताता है? मेनली 2 कॉमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को बताता है, 2 वस्तुओं के सहयोग को बताता है, जिसमें एक उपभोक्ता हर कॉम्बिनेशन में क्या होता है? हर कॉम्बिनेशन में वो उदासीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे एक लेवल का सेटिस्फैक्शन उन सारे कॉम्बिनेशन से मिलता है। ठीक है, तो आज हमने जो स्टडी किया है वो आपको इनडिफरेंस कर्व का जो मीनिंग था, उसके बाद हमने एक डेफिनेशन को लर्न किया और उसके बाद में हमने इसकी 10 एजम्पशन थी जो कि हमने देखी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका उदासीनता वक्र की विशेषताएं। ओके, थैंक यू।